हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी सेकेंड वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने फरवरी सेकेंड वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर सकते हैं। और इसी तरह फरवरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी पीडीएफ मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। और ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपका कोई डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत 6 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने के साथ 1001 दिवसीय मैच खेलने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। India became the first country to play 1000 one-day internationals when it played against the West Indies on February 6। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी को इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली टीम बन गई है जिसने 1000 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया जब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलने के लिए उतरी। तब ये इनका 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच था। आपको जानना चाहिए 1000 वनडे इंटरनेशनल में अगर हम भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो 519 जीत इनके नाम है और 431 मैचेस जिन्होंने हारे हुए हैं, जबकि 9 मैचेस ऐसे रहे जो टाई हुए और 41 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, जब भारत ने अपने 100 ओडीआई जो खेला था, 100वां मैच जो खेला था वनडे इंटरनेशनल, उस वक्त कपिल देव कैप्टन थे। और जब भारत ने अपने 500वां वनडे इंटरनेशनल खेला तब सौरव गांगुली कैप्टन थे। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत के बाद दूसरी पोजीशन पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 958 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। और तीसरी पोजीशन पर है पाकिस्तान 936 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के साथ। भारतीय टीम द्वारा जीते गए 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। 16 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दैट हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन टीम। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये वेस्ट इंडीज में हुआ है और इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। आप सभी को जानना चाहिए जो ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, ये 14वां एडिशन रहा, यानी कि 14th एडिशन रहा है और पहला एडिशन है जो वेस्ट इंडीज में संपन्न हुआ। आपको जानना चाहिए कि इसका जो फाइनल हुआ ये सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ एंड बरबुडा में हुआ है। और यहाँ पर भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले भारत साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर डिवाल्ड ब्रेविस, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इन्होंने 506 रन पूरे टूर्नामेंट में स्कोर किए हैं। आपको जानना चाहिए इंडियन टीम की जो कप्तानी ये यश धोलने की और वाइस कैप्टन रहे शेख रशीद। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जानना चाहिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं है पर इतना पता है कि एग्जाम में पूछा गया था। कई बच्चों ने उस वक्त जो है गलत करके आए थे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था। ऐसा पूछा गया था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कितने टाइम में होता है? 4 साल में होता है, 2 साल, हर 2 साल में होता है, हर 3 साल में होता है या हर 1 साल बाद होता है? तो इसका आइडिया जो है बच्चों को नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये एक द्विवार्षिक इवेंट है, बायनियल इवेंट है और 2 साल में ये होता रहता है, 2 साल बाद होता रहता है। जैसे 2022 में हुआ ना, ठीक है, तो इससे पहले 2020 में, फिर 2018 में, फिर 2016 में हुआ होगा, अब 2024 में होगा। तो इससे पहले वाला जो हुआ था उसमें बांग्लादेश ने जीता था वो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज 216 feet and
इट वॉज डेडिकेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू द नेशन रिसेंटली। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें 216 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित किया गया है, जिन्होंने धार्मिक निष्ठा, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। प्रधानमंत्री ने, आपको जानना चाहिए कि विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में भी शामिल हुए, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और आपको जानना चाहिए जो प्रतिमा है, ये जो स्टैचू है, ये पंच धातु यानी कि पंच लोह से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। और इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजियर स्वामी ने की थी। आपको जानना चाहिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य की वर्तमान में चल रही 1000वीं जयंती समारोह के तहत 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह का एक हिस्सा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए, सीनियर एडवोकेट रहे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे रुपिंदर सिंह सूरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जून 2020 में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इसके प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और ये इंसॉल इंडिया इसके भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के भी ये एक्टिव मेंबर रहे हैं। बजट 2022 में मनरेगा निधि आवंटन में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इन बजट 2022 द मनरेगा फंड एलोकेशन हैज बीन स्लैश्ड बाय 25%। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मनरेगा का फंड एलोकेशन है ये 73,000 करोड़ रुपीज़ है, 73,000 करोड़ रुपीज़ है। और जो 2021-22 के लिए जो बजट था वो 98,000 करोड़ रुपीज़ था, यानी कि 25.51% लेस किया गया है। आप सभी जानते हैं मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है। और ये स्कीम साल 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। तो सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया था। और 1 अप्रैल 2008 तक जितने भी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट थे उन सब में ये इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। वेदांत लिमिटेड ने सिंडिकेटेड फैसिलिटी के अधिकांश हिस्सों को लेने के लिए किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की एक सुविधा साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वेदांता लिमिटेड हैज टाइड अप अ फैसिलिटी ऑफ ₹8,000 करोड़ विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू टेक ओवर मेजॉरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी। देखिए, आपको जानना चाहिए मेटल एंड माइनिंग कंपनी है वेदांता लिमिटेड। तो इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8,000 करोड़ रुपए का, जिसके तहत ये जो सिंडिकेटेड फैसिलिटी है तो उसका जो मेजॉरिटी हिस्सा है उसको एक्वायर करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय प्रतिभागी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो आरिफ खान इज द सोल इंडियन पार्टिसिपेंट इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आरिफ खान स्कीयर है, स्की होता है ना, वही जो बर्फ़ में करते हैं ना, स्नो में करते हैं, ठीक है, स्कीइंग जिसे आप बोलते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं वो पैर में लगाने वाले, ठीक है। तो स्कीयर है ये, या स्कायर, जो भी आप इसको कहना चाहें, आरिफ खान। तो इन्होंने विंटर ओलंपिक्स की जो सेरेमनी हुई बीजिंग, यहाँ पर भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और आपको बता दें कि ये जो है 2 इवेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, एक तो स्लालोम है और दूसरा है जायंट स्लालोम। इन दोनों इवेंट के लिए ये
भारत की ओर से इकलौते कॉम्पिटिटर हैं इन गेम्स में। आपको जानना चाहिए भारत की ओर से 6 मेंबर का जो पूरा दल भेजा गया है, उसमें कोच भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं और टीम मैनेजर भी हैं। और आपको जानना चाहिए कि इस तरह के गेम्स में, ठीक है, एक ही सीजन में 2 इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। तो इन दोनों इवेंट में इन्होंने अलग अलग जो है क्वालिफाई किया हुआ है। आपको जानना चाहिए कि भारत का 23वें नंबर का जो है कंटिजेंट था सेरेमनी के दौरान, 23वें नंबर पर आया। और ये सेरेमनी हुई आपकी ये बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में सेरेमनी हुई। 84 कंट्रीज़ से जो है एथलीट यहाँ पर आए हुए हैं। आपको जानना चाहिए यूएसए और ब्रिटेन, इनके सहित और भी जो बाकी यूरोपियन देश हैं, ठीक है, ब्रिटेन के अलावा जो और यूरोपियन देश हैं, इन सभी ने भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया हुआ है इन गेम्स का। हालांकि खिलाड़ी तो हैं इनके, लेकिन डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का सिंजियांग रीजन है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के कारण इन लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है। लेकिन भारत का बॉयकॉट इस रीजन से नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। भारत ने भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया हुआ है इन गेम्स का। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अलग होता है और खिलाड़ियों को तो भेजते हैं, पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट उससे अलग है, ठीक है। अपने ऑफिशियल्स वगैरह या फिर इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजते हैं। आपको जानना चाहिए कि क्यों भारत ने यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है इन गेम्स का। क्योंकि चाइना ने जो है क्वी फबाओ क्या है, ये इनकी जो आर्मी है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनकी एक रेजिमेंटल, ये पूरी एक कमांड है। जैसे हमारे यहाँ होती है ना, तो इस रेजिमेंट्स होती हैं, तो इसी तरह की इनकी भी एक रेजिमेंट है क्वी फबाओ। तो ये जो है ना, ये जो इनकी रेजिमेंट है, ये गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, तो उनमें शामिल थी ये। तो इनको इन्होंने यहाँ पर ना टॉर्च बियरर के रूप में जो है इनको शामिल किया इन गेम्स में। तो देखिए आप, कितनी गलत बात है ये, इनको टॉर्च बियरर्स के रूप में इनको शामिल किया, इस पूरी रेजिमेंट को, इन गेम्स में। तो इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर इन गेम्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो बीजिंग 2022 के ओलंपिक हैं, इनका मोटो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 4 से 20 फरवरी तक ये चलने वाले हैं। और इसका जो शुभांकर है, जो मास्कोट है, ये है बिंग ड्वेन। अरावली जैव विविधता पार्क किस शहर में भारत के पहले अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम declared as India's first other effective area based conservation measures OECM। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को इंडिया का फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स यानी OECM साइट कहा गया है। OECM साइट क्या होता है? इस तरह की साइट का दर्जा जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा दिया जाता है उन साइट्स को जिनको कि प्रोटेक्टेड तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी घनी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनको जो है प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपको अरावली के बारे में जानना चाहिए कि ये जो माउंटेन रेंज है, ये भारत के नदर्न वेस्टर्न साइड में है और लगभग 670 किलोमीटर जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं और दिल्ली से ये शुरू होती है, फिर उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को कवर करती है। हाईएस्ट पीक है यहाँ पर गुरु शिखर 1722 मीटर की। बाकी आपको जानना चाहिए अरावली रेंज, इन्हें ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम माना जाता है वर्ल्ड का, और जो ये है प्रोटेरोजोइक एरा से जो है इनका ओरिजिन माना जाता है। लेखा महानियंत्रक का प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सोनाली सिंह हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये कार्यप्रभार दिया है सोनाली सिंह को, क्योंकि जो दीपक दास हैं जिनके पास ये चार्ज था, ये हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रीनत संधू हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स में भारत की अगली नेक्स्ट एम्बेसडर होंगी रीनत संधू। आप सभी जानते हैं नीदरलैंड्स की कैपिटल आम्स्टरडम है, करेंसी है यूरो, ये है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास वनुअतु गणराज्य में भारत से अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मुक्तेश कुमार परदेसी
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ वनाउतु। तो देखिए मुक्तेश कुमार परदेसी जो वनाउतु कंट्री है इसमें भारत के अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। आपको जानना चाहिए कि वनाउतु की कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी है वनाउतु वातु। रमेश देव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर थे, डायरेक्टर थे या फिर प्रोड्यूसर थे या फिर तीनों ही थे? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नोटेड एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रमेश देव पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई सारी मराठी फिल्म में भी काम किया था। एक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे और डायरेक्टर भी रहे। कई मूवीज़ को इन्होंने डायरेक्ट भी किया। तो इनका हाल ही में 93 की एज में निधन हो गया है। जियो ने किस सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप में $15 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो जियो हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $15 मिलियन इन 2 प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनी का नाम है, ठीक है। इस स्टार्टअप का नाम ही ये है 2 प्लेटफॉर्म्स। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जियो ने क्या कहा है कि हम जो सिलिकॉन वैली में जो एक स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं ये हैं प्रणव मिस्त्री। तो इसका स्टार्टअप का नाम है 2 प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें हम $15 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कहा है जियो प्लेटफॉर्म्स ने और 25% इक्विटी स्टेक हम जो है बदले में लेंगे। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नीरज चोपड़ा became only the third Indian to fetch a nomination for the prestigious Laureus World Breakthrough of the Year Award। तो नीरज चोपड़ा को यहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको जानना चाहिए टोटल 6 पर्सन्स को नॉमिनेट किया गया है। अब कई बार ना एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया है? इस तरह से भी फ्रेंड्स कई बार मैंने देखा ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सीधा ऐसे ना पूछकर इनडायरेक्ट कि वो और कितने शामिल होते हैं। मान लीजिए 3 लोगों को पुरस्कार मिला, किसी भारतीय को भी पुरस्कार मिला है, तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि उनको जो है पुरस्कार तो मिला है, तो टोटल कितने लोगों को पुरस्कार मिला? तो टोटल 3 को मिला, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 6 नॉमिनीज रहे हैं, 6 में से एक नीरज चोपड़ा भी हैं। कौन कौन है इनके अलावा? ये हैं आपके ईमा रादुकानु और डेनिल मेदवेदेव, पेड्री, यूलिमार रोजस और एरियाने ट्रिटमोस। बाकी आपको जानना चाहिए कि नीरज चोपड़ा 3rd इंडियन एथलीट बने हैं जिनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। इससे पहले साल 2019 में विनेश फोगाट जो हैं फ्री स्टाइल रेसलर, इन्हें भी नॉमिनेट किया जा चुका है। और सचिन तेंदुलकर इन्होंने साल जो है अपना 2020 में भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। साइबर बीमा के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड फॉर साइबर इंश्योरेंस। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए एयरटेल की जो ऐप है एयरटेल थैंक्स ऐप, तो यहाँ से अब कस्टमर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का जो साइबर इंश्योरेंस स्कीम है इसको परचेज कर सकते हैं और इसी के रिगार्डिंग इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। आपको जानना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO अनुब्रता विश्वास हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और इसकी अगर हम टैगलाइन की बात करें तो यह है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। आपको जानना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए किस खेल को मुख्य खेलों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो देखिए द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्लूड सर्फिंग, skateboarding and sport climbing among the core sports for the 2028 समर गेम्स इन लॉस एंजल्स। देखिए आपको जानना चाहिए 2028 के समर ओलंपिक्स होंगे ये लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे
और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग इनको भी इन गेम्स में इंक्लूड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बाक्स हैं और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। बाकी आपको ये वेन्यूज़ याद रखने चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं ये आपके जापान में हुए, और फिर उसके बाद अब ये विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं चाइना में। फिर उसके बाद 2024 के समर ओलंपिक्स पेरिस में है। उसके बाद 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली में है। फिर 2028 के समर ओलंपिक्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, और 2032 के समर ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन में। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, गुरुग्राम, मसूरी या फिर हैदराबाद? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये क्वेश्चन इसी तरह से कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने किसी एक खास रीज़न की वजह से इस क्वेश्चन को लिया है, तो देखेंगे इसके बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, यानी कि ICRI सेट, ये आपका पटनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना में, तो इसके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को लॉन्च किया, यानी कि 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ICRI सेट का क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी और प्लांट प्रोटेक्शन, साथ साथ रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी, इन दोनों को भी इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, मैं इनका एक ये भाषण पढ़ रहा था, इसमें जो इन्होंने स्पीच दी, तो इन्होंने 2-3 चीज़ें अपने भाषण में बोली, और इस तरह के आज के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई स्पीच देते हैं, राष्ट्रपति हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इनकी स्पीच में कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, केवल इतना याद रखेंगे आप जितना मैंने स्पीच में से देखा है। तो देखिए, इन्होंने एक तो लाइफ के बारे में बोला, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। एक इन्होंने P3 के बारे में बोला, यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट्स। P3 क्या हो गया? प्रो प्लैनेट पीपल। और लाइफ क्या हो गया? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। साथ ही इन्होंने ये भी बोला था कि 2070 तक भारत नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो कब तक भारत टारगेट अचीव कर लेगा? 2070 तक। नेट जीरो मैंने आपको कई बार बताया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो है 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन से? आंसर होगा 15। तो इनकी स्पीच में था ये। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही मैंने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसको मुंशीलाल शमशाबाद, साउथ हैदराबाद में इसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। चंदुपतला जंग रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। चंदुपतला जंगा रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो देखिए, सीनियर बीजेपी लीडर रहे हैं चंदुपतला जंगा रेड्डी। इनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए, जब 1984 की जो 8th लोकसभा चुनी गई, तो उसमें बीजेपी ने केवल 2 ही सीट जीती थी। 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में से केवल 2 सीट्स जीती थी, और उन 2 सीट्स में जो भारत के जो बीजेपी के जो ये थे MP जो चुनकर गए थे, केवल 2 ही गए थे, और उन 2 में से एक थे आपके ये चंदुपतला जंगा रेड्डी। ठीक है, ये हनमकोंडा जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में आता था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनके अलावा थे दूसरे AK पटेल, जो कि महसाना गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो केवल ये 2 ही बीजेपी की ओर से चुने गए थे 1984 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है PV नरसिम्हा राव, जो कि फिर उसके बाद मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, इनको भी 1984 में इन्होंने हराया था। किस IIT ने दिव्यांगों के लिए भारत का पहला AI जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो IIT हैदराबाद लॉन्च्ड स्वराजबिलिटी, इंडियाज फर्स्ट AI जॉब पोर्टल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। देखिए, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग हैं,
उनके लिए आईआईटी हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा, जो भी डिसेबिलिटी से जो लोग हैं, डिसेबिलिटी पीपल जो हैं, तो उनके हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब ढूंढने में ये मदद करेगा। ये वाला पोर्टल नाम है स्वराजबिलिटी। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 6। तो देखिए, साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 6 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा एक्सेलरेटिंग इन्वेस्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सेफर इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 8। तो देखिए, 8 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये किया जाता है इनसेफ इन होप नेटवर्क ऑफ यूरोपियन सेफर इंटरनेट सेंटर्स के द्वारा। किसके साथ मिलकर? यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर। और आपको जानना चाहिए, इस साल 2022 में ये 19th एडिशन है इसका, और थीम रहा है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला आपके लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सर्जेताकिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस क्रिस्टोस सर्जेताकिस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो ग्रीस के ये प्रेसिडेंट रहे 1985 से 1990 तक क्रिस्टोस, और इनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको जानना चाहिए, ग्रीस की कैपिटल एथेंस है और करेंसी है यहाँ की यूरो। केंद्र ने किस राज्य में होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंदेश्वर धाम और बाबाई को माखन नगर नाम देने की मंजूरी दी है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस इन मध्य प्रदेश, नेमली होशंगाबाद नगर एज नर्मदापुरम, शिवपुरी एज कुंदेश्वर धाम और पबाई एज माखन नगर। तो ये अब नए नाम होंगे, और जो बाबाई है इसका नाम दिया गया है माखन नगर। ये किसके नाम पर है? माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट और पोइट रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमने इनकी कविताएं पढ़ी होंगी स्कूलिंग टाइम पे। ठीक है, बाकी आपको पता ही है मध्य प्रदेश के बारे में। शिवराज सिंह चौहान सीएम है वहाँ के, मंगूभाई सी पटेल गवर्नर है, कैपिटल भोपाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोसी स्कूल शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वेस्ट बंगाल हैज स्टार्टेड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है पराय शिक्षालय यानी कि नेबरहुड स्कूल, जो प्राइमरी में या फिर प्री प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या होगा, जो फिजिकल क्लासेस यानी कि सबकी उपस्थिति, इस तरह की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी कि सब बच्चे आ सकें। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो क्लब्स होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया है ताकि वहाँ पर क्लासेस हो सकें, खुले में क्लासेस हो सकें 1 से 7 तक के बच्चों की। बाकी आप जानते हैं ममता बनर्जी सीएम है, कैपिटल कोलकाता है और गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनने जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ट इन जयपुर, राजस्थान। देखिए, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में बन रहा है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, इन दोनों ने ही वर्चुअली इसकी आधारशिला रखी है। आपको जानना चाहिए, भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसी कैपेसिटी 75,000 दर्शकों की रहने वाली है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको के सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है।
So S.R. Narasimhan has assumed the additional charge of the post of CMD of Power System Operation Corporation Limited. तो देखिए जो आपका ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे S.R. नरसिम्हन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS किस वर्ष सेवानिवृत्त होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल रिटायर इन 2031। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और 8 किलोमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से ऑर्बिट कर रहा है। तो नासा ने कहा है कि 2031 में इसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और ये अपने ऑर्बिट को पार करके साउथ पैसिफिक ओशियन में जो है गिर जाएगा। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक स्पेस स्टेशन है कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। और जो 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं इनमें वे हैं नासा यूनाइटेड स्टेट्स की, रोसकॉस्मोस रशिया की, जाक्सा जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा की। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, सबसे पहले इसका जो आइडिया आया था ये तब के US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन द्वारा दिया गया था। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, यानी कि दिमाग का उन्होंने इस बारे में सोचा था कि इस तरह का एक स्टेशन बनाया जाए। और 1998 में इसको जो है थोड़ा पार्ट इसका लॉन्च किया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। आप देखते हैं जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो अपना जो पूरा वो रिसर्च कार्य करते हैं, है ना, जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है वो यहीं पर रहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही वो रहते हैं और यहीं पर अपना जो है जो भी उनका काम होता है, जो टारगेट होता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह का आप घर समझ सकते हैं इसको। हम कहीं जाते हैं ना तो रहने का ठिकाना ढूंढते हैं, तो वही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको जानना चाहिए 2 नवंबर 2000 को फर्स्ट क्रू यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद से 200 एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग 19 कंट्रीज से। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में किसने टॉप किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो जम्मू एंड कश्मीर टॉप्ड इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 है, इसको रिलीज़ किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। और अगर हम इसकी की हाईलाइट के बारे में देखें तो सबसे टॉप पर है जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर त्रिपुरा, यदि हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों की बात करें। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए इसमें टॉप किया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इनको टारगेट किया जाता है। टॉप करने का मतलब यहाँ पर ये है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। AFC महिला एशियाई कप किस देश ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो चाइना वॉन AFC विमेंस एशियन कप। तो AFC विमेंस एशियन कप जो कि आपका DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका फाइनल हुआ है, ये जीत लिया है चाइना ने। किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। और ये चाइना का 9th टाइटल है। और अब चाइना जो है 2023 का जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी किस देश ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेनेगल वॉन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी। तो सेनेगल ने यहाँ पर इजिप्ट को हराया है और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप जीत ली है। कहाँ पर हुई है? कैमरून में हुई है। भारत के यश धूल के नेतृत्व में ICC की अंडर 19 विश्व कप सबसे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान टीम में अन्य भारतीय क्रिकेटरों में से कौन शामिल है? यानी कि जो अंडर 19 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम ICC ने बनाई है, उसमें भारत की यश धूल तो है ही, इनके अलावा और कौन भारतीय है? तो सही आंसर इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि राज बावा और विकी ओस्टवाल। विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of February। जानेंगे इस बारे में। तो वर्ल्ड पल्सेस डे
ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और आपके लिए इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2022 में इसका थीम रहेगा पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ऑपरेशन आहत या फिर AAHT, जो भी आप कहना चाहें, किस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया एक नया राष्ट्रव्यापी अभियान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए, ऑपरेशन AAHT या फिर आहत इज अ न्यू नेशन वाइड ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक देशव्यापी ऑपरेशन लॉन्च किया है, किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। यानी कि जो लोगों की जो ट्रैफिकिंग होती है ना, मानव तस्करी जिसे आप कहेंगे, तो उसको रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है ऑपरेशन आहत या फिर AAHT। तो इसमें जो भी ट्रेन रूट्स हैं वहाँ पर टीम मौजूद रहेगी और विक्टिम्स को रेस्क्यू करेगी। विमेन हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, जिनको अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। बाकी आपको जानना चाहिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये एक सिक्योरिटी फोर्स है और इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो S. उन्नीकृष्णन नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो देखिए, डॉक्टर S. उन्नीकृष्णन नायर, इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और ये S. सोमनाथ को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि S. सोमनाथ अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। आपको जानना चाहिए, जो डॉक्टर S. उन्नीकृष्णन नायर हैं, ये फिलहाल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के भी डायरेक्टर हैं और इस पद पर भी ये बने रहेंगे। यहाँ पर लिखा है ना, ही विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस चार्ज टू। बाकी आपको जानना चाहिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये इसरो का एक मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है और रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स में जो है इसका कार्य क्षेत्र रहता है और ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। लोक गायक इब्राहिम सुतार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फोक सिंगर इब्राहिम सुतार हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। तो देखिए, इब्राहिम सुतार ये फोक सिंगर थे और भारत में काफ़ी घुमा करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे, उसको प्रचार करते थे, उसको फैलाते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है महालिंगपुरम, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आपको जानना चाहिए, इन्होंने पद्मश्री इनको मिला था, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साल 2018 में इनको मिला था और कर्नाटक गवर्नमेंट का राज्योत्सव अवार्ड भी इनको 1995 में मिला था। और जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, एकता का, इसकी वजह से इन्हें कर्नाटक का कबीर भी कहा जाता था, कर्नाटकास कबीर। कंचोट उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, एंशियंट कंचोट फेस्टिवल, जो कि नाग कल्चर का एक सिंबल है, इनकी संस्कृति है, ये मनाया जाता है आपका चिनाब वैली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी आपको जानना चाहिए, फेस्टिवल लोकल्स द्वारा मनाया जाता है, खास करके जो नाग फॉलोवर्स हैं, और गौरी तृतीया के दिन ये मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव और लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती का जो विवाह है वो इसी दिन हुआ था और जो माता पार्वती हैं उन्होंने वेडिंग गिफ्ट के रूप में एक स्नो से बना थ्रोन जो है मांगा था। मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अमिताभ बच्चन हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी। तो देखिए, लीडिंग डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडी बडी, तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन को। बाकी आपको जानना चाहिए, जो मेडी बडी है ये 24/7 एक्सेस देता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स
को, यानी कि आप ऑनलाइन 24/7 जो है डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और जो आपका होम लैब टेस्ट है वो भी हो सकता है, मेडिसिन्स की होम डिलीवरी हो सकती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये सभी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल तत्परता में अग्रणी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एज पर द ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स, इंडिया लीड्स इन डिजिटल स्किल्स रेडीनेस। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सेल्स फोर्स जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसने ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स जारी किया है, और इसमें ये कहा है कि डिजिटल स्किल्स रेडीनेस की यदि हम बात करें तो इसमें भारत सबसे टॉप पर है। बाकी आपको जानना चाहिए, इस सर्वे को एग्जामिन किया गया है और ये पता लगाया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्लोबल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो कितने तैयार हैं डिजिटल स्किल्स पाने के लिए। आपको जानना चाहिए, सेल्स फोर्स के अनुसार ये कहा गया है कि जो 72% रेस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि 72% जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया है, उन्होंने कहा है कि वे काफ़ी एक्टिवली डिजिटल स्किल्स लर्न करते हैं। 66%, 66% लोगों ने ये कहा है कि वे काफ़ी इक्विप्ड हैं डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए। आपको बता दें, ये जो सर्वे है ये 23,500 वर्कर्स को जो है इसमें शामिल किया गया है। 19 कंट्रीज़ के जो है 23,500 वर्कर्स हैं, और जो एवरेज ग्लोबल रेडीनेस स्कोर है ये 100 में से 33 है। बाकी आपको जानना चाहिए, अगर हम टॉप वर्क प्लेस स्किल इन इंडिया की बात करें तो यह है डिजिटल मार्केटिंग। बाकी आपको जानना चाहिए कि 39% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि वे काफ़ी एडवांस्ड हैं। यदि हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें काफ़ी एडवांस्ड हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, सेल्स फॉर इंडिया की CEO एंड चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य, वही SBI वाली जो हैं, ठीक है, ये है CEO एंड चेयरपर्सन किसकी? सेल्स फोर्स इंडिया की। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सोशल एल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो केरला गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद सोशल एल्फा फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखिए, जो केरल की सरकार है इसने अपने एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर और केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी काउंसिल, इसके थ्रू एक MOU साइन किया है। किसके साथ? सोशल एल्फा के क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, CEIIC के साथ। किस लिए? फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। आपको जानना चाहिए कि जो ये है आपका CEIIC यानी कि क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इसको साल 2018 में सोशल एल्फा द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और जो ये CEIIC है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका? टाटा ट्रस्ट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC, टाटा पावर एंड टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन इनको सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY, इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और 4600 करोड़ रुपए इसके लिए जो है आवंटित कर दिए गए हैं। आपको जानना चाहिए, मई 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संपदा एक स्कीम लॉन्च की थी। संपदा मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, और इसके लिए तब बजट दिया गया था 6000 करोड़ रुपए का। क्या नाम था? संपदा। मई 2017 में लॉन्च किया गया था। फिर अगस्त 2017 में इस संपदा को चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में, PMKSY में। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हेल्थ केयर के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ नई साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप विद नीति आयोग फॉर हेल्थ केयर। तो देखिए, अटल इनोवेशन सेंटर, नीति आयोग ने और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने एक नई पार्टनरशिप जो है जारी की है अंडर दी सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि समृद्ध इनिशिएटिव के अंतर्गत। किस लिए? जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ है इनमें।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पेरूज प्राइम मिनिस्टर हेक्टर वेलर रिजाइंड रिसेंटली। तो पेरू के प्राइम मिनिस्टर हैं हेक्टर वेलर, इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। तो 1 फरवरी 2022 से केवल 5 फरवरी 2022 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। आपको जानना चाहिए पेरू की कैपिटल लीमा है, प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो है और करेंसी है सो। उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डेव INE के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 1500 करोड़ रुपीस हैज़ बीन अलॉटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप बोलेंगे PM डिवाइन। जानेंगे इस स्कीम के बारे में। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये एक नई स्कीम यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस की गई और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। ये जो स्कीम है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी स्कीम के तहत आएंगे। तो मुख्य तौर से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो वहाँ के राज्य हैं, उनमें डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। शांतिश्री धोलेपुड़ी पंडित को भारत के किस प्रमुख शिक्षण संस्थान की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो शांतिश्री धोलेपुड़ी पंडित हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हैं शांतिश्री धोलेपुड़ी पंडित और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बन गई हैं। आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है धोलेपुड़ी पंडित जी को और 5 साल का इनका टर्म रहने वाला है। अच्छा, क्यों इनको नियुक्त किया गया? क्योंकि इनसे पहले M जगदीश कुमार ये JNU के जो है वो थे, वाइस चांसलर थे। तो अब ये बन गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन, तो इनकी जगह अब लेंगी शांतिश्री धोलेपुड़ी पंडित। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो S किशोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। तो देखिए, SSC यानी स्टाफ इलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन होंगे S किशोर, जो कि प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। बाकी आपको जानना चाहिए SSC की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत सहित विभिन्न देशों में टेक अ ब्रेक नामक एक नए अभियान की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। सो इंस्टाग्राम हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड टेक अ ब्रेक इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इंस्टाग्राम पर जो हम देखते रहते हैं, ठीक है, बार बार देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं नई नई स्टोरीज, वीडियोस, रील्स, तो उससे आपको एक अलर्ट मिलेगा। काफ़ी टाइम जब आपको हो जाए तो एक अलर्ट मिलेगा कि टेक अ ब्रेक, कि आप ब्रेक ले लीजिए अब थोड़ा। तो ऐसा फीचर जो है इंस्टाग्राम ने जो है जारी किया है। इस तरह का एक कैंपेन इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है और भारत में इंस्टाग्राम ने वी द यंग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत ब्रेक जरूरी है ये फीचर आपके इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिलेगा। किस एजेंसी ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो UNEP हैज साइंड एन MOU विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट्स इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? टू सपोर्ट माझी वसुंधरा कैंपेन। आपको जानना चाहिए माझी वसुंधरा कैंपेन किस गवर्नमेंट से संबंधित है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो माझी वसुंधरा का मतलब होता है माई अर्थ। तो इस कैंपेन का मतलब यही है कि जो लोग हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज के जो इससे संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना।
बाकी अगर हम बात करें यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर्स कई बार पूछा जाता है किस जगह, तो आंसर याद रखेंगे नैरोबी, केन्या में। और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी जानना चाहिए, जो ये यूएनईपी है इसको मॉरिस स्ट्रोंग द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। किसके बाद? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972 में। इसके बाद यूएनईपी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरह के जो डिटेल होती है ना, उसको आप इस तरह से भी देखा कीजिए किस क्या क्या पूछा जा सकता है। अब किसी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ये कहाँ पर हुई थी, तो ये स्टॉकहोम में हुई थी। ऐसा पूछ सकते हैं ये कब हुई थी, 1972 में हुई थी। एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। जो आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ना, एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो यदि किसी एग्जाम में एनवायरनमेंट आपके आता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है ना, और आपका और भी जो ये और भी जो सबमिट होती रहती है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, और ये आपका हो गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपसे पूछी जाती है। किस बैंक ने लाल किले दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD के विकास के लिए IGNCA और NCF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद द IGNCA एंड NCF फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट रेड फोर्ट दिल्ली। जाने के इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA और नेशनल कल्चर फंड यानी कि NCF, इनके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? लाल किला न्यू दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, इसके डेवलपमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए जो नेशनल कल्चर फंड है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और जो ABCD प्रोजेक्ट है यानी कि आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, ये IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ये IGNCA है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। बाकी आपको जानना चाहिए SBI यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर बैंक बनने के लिए तैयार है, और ये 10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूट इसमें करने वाला है। भारत सरकार ने किसान रेल की 1000वीं यात्रा को कहां से कहां तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 1000th ट्रिप ऑफ किसान रेल फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, तो इन्होंने 1000वीं ट्रिप किसान रेल की यानी किसान रेल की जो 1000वीं जो उसकी जर्नी है, जो यात्रा है, उसको फ्लैग ऑफ किया यानी कि हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से? सेंट्रल रेलवे से, सावदा महाराष्ट्र टू आदर्श नगर दिल्ली, ये उसका रूट रहा। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से 7 से 28 फरवरी से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। EY, AWS, फोनपे या ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद EY, AWS एंड फोनपे हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 3-week long virtual summit FinTech Open from 7 to 28 फरवरी। देखिए, नीति आयोग ने यहाँ पर फिनटेक ओपन इस तरह की एक 3 हफ्ते की एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की है 7 से 28 फरवरी के बीच, और इसमें इसने फ़ोनपे, AWS और EY के साथ कोलैबोरेट किया है। अच्छा, देखिए, इस आर्टिकल में जो है ये भी था कि द समिट विल हैव डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स सच एज नंदन नीलेकनी, को फाउंडर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। तो देखिए कितने सारे CEOs यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी वो स्टार्टअप हैं जो अच्छा ग्रो कर चुके हैं, और बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम हीरो टाइप के स्टार्टअप जो होते हैं ना, उनके CEO हैं। तो इनके नाम भी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरोधा के CEO हैं नितिन कामत, पूछ सकते हैं कभी, है ना। बैंकिंग एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन है। रेजर पे है, इसके CEO फाउंडर कौन है? हर्षिल माथुर। ठीक है, तो ये सभी इस समिट में जो है बोलने वाले हैं। तो ये आर्टिकल में लिखा, तो मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट ये लिख दी है, तो आप इनको एक दो बार देख लीजिएगा। जैसे पॉलिसी बाजार है, इसके CEO कौन है, और बाकी क्रेड है, इसके फाउंडर हैं कुणाल शाह। तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? लद्दाख या फिर पुडुचेरी या चंडीगढ़ या फिर जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था, एक एस्पिरेंट है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक बात यहाँ पर लिखी थी। उन्होंने कहा था कि सभी कमेंट्स आप ना पढ़ा करें, किसी किसी क्वेश्चन में आप सभी कमेंट पढ़ देते हैं, उससे क्या होता है, माइंड विचलित हो जाता है। तो केवल आप सही आंसर ही बताया करें डायरेक्ट, ठीक है? तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ही मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात यह है, जब आपके सामने पेपर आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तब भी तो आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तभी तो आप राइट क्लिक लगा पाते हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जब मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूँ और ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि जब आपके सामने पेपर आता है, पेपर में भी तो आप ऑप्शन पढ़ के उसके बाद ही टिक लगाते हैं ना। तो सेम पैटर्न है, ये भी आप ये मानने की चलिए कि सामने आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है और ऑप्शन आपके बदले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको सही आंसर बता रहा हूँ। तो ये तो सेम ही हुआ ना, पेपर हुआ या फिर यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स की वीडियो ही, एक ही बात है। खैर, कोशिश करेंगे कि ना पढ़े, केवल सीधा डायरेक्ट आंसर आपको बताया जाए। वैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे इसमें पढ़ दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को अपना लिया या फिर इस पर लाइव हो चुका है। तो इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपको जानना चाहिए, जो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसे आप NSWS कहते हैं, ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैंक वाले खास करके, इसके साथ ये लिंक्ड है। और जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, यहाँ पर 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं लिस्टेड हैं। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अवेलेबल जो लैंड पार्सल्स हैं वो ढूंढने में सहायता मिलेगी। बाकी आपको जानना चाहिए इसके बारे में, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसकी अनाउंसमेंट 2020 के बजट में हुई थी और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स की सहायता करता है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप किसी स्टेट में करना चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्रूवल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। तो यह क्या नाम है, NSWS का, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। 2023-24 तक भारत का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 1.2 बिलियन टन इज इंडियाज कोल प्रोडक्शन टारगेट बाय 2023-24। सो 2023-24 तक का जो भारत का कोल प्रोडक्शन टारगेट है, ये रहेगा आपका 1.2 बिलियन टन। अटल टनल को कितनी फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। अटल टनल हैज ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। देखिए, कई सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए। तो ये अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये जो है आपको जानना चाहिए समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसीलिए इसको अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हो गया है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। आपको जानना चाहिए, जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो इन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जो अवार्ड दिया है इन्हें, तो इसको पाया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने, ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट। बाकी आपको जानना चाहिए, ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। BRO के बारे में भी आपको जानना चाहिए, इसका मोटो कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपल है। बाकी आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वेरीफाई करती है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। तो कहाँ पर है ये अटल टनल? हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास के अंडर से गुजरती है। किस रेलवे जोन ने
सोवी टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वेस्टर्न रेलवे हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ लोडिंग द 100th टेक्सटाइल ट्रेन। तो देखिए सोवी टेक्सटाइल ट्रेन को लोड करने, यानी कि इसमें जो सामान वगैरह है उसको भेजने में ये सोवी टेक्सटाइल ट्रेन रही है, मतलब ये है। ठीक है, कहाँ से रवाना हुई है? ये हुई है आपकी चलथन सूरत एरिया से, संक्रेल कहाँ पर? खड़गपुर डिवीजन SCR। और किसको लॉन्च किया है इसको? वेस्टर्न रेलवे ने इसको फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है, जो कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, इसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट टेक्सटाइल ट्रेन थी इसको 1/9/2021 को लॉन्च किया गया था। भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। देखिए इंडिया ने जो है यहाँ पर कुछ ग्रांट, कुछ मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराई है श्रीलंका को। ठीक है, भारत सहमत हो गया है, किस लिए? टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, यानी कि जिस तरह से हमारा आधार कार्ड बनता है ना, जो हमारी आधार आइडेंटिटी है, उसी तरह से श्रीलंका भी बनाना चाहता है एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो वही जो फिंगरप्रिंट्स टाइप हैं, ठीक है, उससे आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आपको वेरीफाई किया जा सकता है, हाँ आप वही पर्सन है जिसका आधार कार्ड है, फिंगरप्रिंट लगाने से। ठीक है, तो कई तरह से लिंक हो जाएगा। जो श्रीलंका भी ये बनाना चाह रही है यूनिवर्सिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, एक तरह से आधार कार्ड हुआ ये। 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नितिन गडकरी हैज बीन अवॉर्डेड द 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, आप सभी जानते हैं, तो इन्हें मिला है 18वां लेट माधवराव लिमये अवार्ड। किस कैटेगरी में? एफिशिएंट MP की कैटेगरी में। किसके द्वारा दिया गया? नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। 50,000 रुपये कैश इसमें मिलता है। सोना खरीदने के मामले में RBI का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो RBI's रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड इज सेकंड। देखिए हाल ही में क्या है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट बायर है गोल्ड का। अगर हम पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो सेंट्रल बैंक हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस देश के सेंट्रल बैंक हैं उनकी अगर हम बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक है जो कि गोल्ड को बाय करता है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है? पहले नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, इसने 90 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड बाय किया है, जबकि RBI ने 77.5 मेट्रिक टन्स गोल्ड जो है बाय किया, अगर हम दिसंबर 2021 के एंड तक की बात करें। बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम इंडिया की ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व की बात करें, भारत में कितना गोल्ड का रिजर्व है, उस मामले में भारत 9वीं पोजीशन पर है। ऐसा कहा है गोल्ड हब ने। गोल्ड हब क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में किस राज्य के पुनौरा धाम को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पुनौरा धाम इन बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, इसको रामायण सर्किट में ऐड कर लिया। रामायण सर्किट किसका पार्ट है? स्वदेश दर्शन स्कीम का। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में क्या किया है? पुनौरा धाम को ऐड कर लिया है रामायण सर्किट में। और हाल ही में आपको जानना चाहिए, पुनौरा धाम को प्रसाद स्कीम में भी इंक्लूड किया गया था। प्रसाद स्कीम आपको जानना चाहिए 2014-15 में लॉन्च की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो पुनौरा धाम है, ये माता सीता का बर्थ प्लेस इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की जो है मतलब इस तरह की एक वो है, मतलब इस तरह का माना जाता है कि ये जो है माता सीता का बर्थ प्लेस रहा है। और पुनौरा विलेज है, ये सीतामढ़ी टाउन बिहार से 5 किलोमीटर वेस्ट में है। और यहाँ पर राम जानकी टेम्पल है, एक पौंड भी है यहाँ पर जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। अमेज़न इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अमेज़न इंडिया साइंड एन MOU विद
कर्नाटक गवर्नमेंट टू टर्न रूरल वीमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर अमेजॉन इंडिया ने कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है। किस लिए? जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अमेजॉन इंडिया यहाँ पर संजीवनी KSRLPS इसको लॉन्च करेगा, ठीक है, अपने मार्केट प्लेस में, जिसका कि फ़ायदा जो अमेजॉन का सहेली प्रोग्राम है उसके थ्रू भी महिलाओं को मिलेगा। अच्छा, आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सहेली किसका प्रोग्राम है, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए सहेली प्रोग्राम किससे संबंधित है? आंसर होगा अमेजॉन से। देखिए, व्हाट इज अमेजॉन सहेली? सो एन अमेजॉन इनिशिएटिव टू ब्रिंग टू द फोर लोकली मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, अ प्रोग्राम टू इनेबल वीमेन टू बिकम सक्सेसफुल सेलर्स ऑन अमेजॉन। देखिए, जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अमेजॉन पर आसानी से सेल कर सकती हैं। तो इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है अमेजॉन सहेली। 30वां ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तस्नीम मीर वॉन द 30th ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं तस्नीम मीर, इन्होंने 30वां ईरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल जीत लिया है। इन्होंने इंडोनेशिया की यूलिया योसेफाइन सुसांतो को फाइनल में हराया है। आपको जानना चाहिए, हाल ही में तस्नीम मीर न्यूज़ में रही, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 का स्टेटस प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा बैडमिंटन। टाटा ओपन महाराष्ट्र में युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रोहन बोपन्ना एंड राम कुमार रामनाथन won doubles title at टाटा ओपन महाराष्ट्र। देखिए, भारतीय टेनिस प्लेयर्स हैं दोनों, इनकी जोड़ी है रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन। तो इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक सेविले एंड जॉन पैट्रिक स्मिथ को फाइनल में हराकर टाटा ओपन महाराष्ट्र जीत लिया है, जो कि पुणे में हुआ है। और आपको जानना चाहिए, ये जो टाटा ओपन हुआ है, इसका सिंगल्स टाइटल पोर्चुगीज टेनिस प्लेयर जाओ सोसा ने जीता है। बाकी आपको जानना चाहिए, रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन हाल ही में न्यूज़ में थे, हमने MCQ फॉर्मेट में ही पढ़ा था, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने एडिलेड डबल्स टाइटल भी जीता है। तो देखिए, हाल ही में इन दोनों ने अपनी जोड़ी बनाई है साथ में खेलने के लिए, और पहला टाइटल इन्होंने ये जीता एडिलेड डबल्स टाइटल, और दूसरा भी इन्होंने ये जीत लिया है टाटा ओपन महाराष्ट्र। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सीराई किस द्वीप राष्ट्र से टकराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन बत्सीराई हिट आइलैंड नेशन मेडागास्कर। तो देखिए, मेडागास्कर में टकराया है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बत्सीराई इसका नाम है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा और काफ़ी तबाही इसने मचाई, यहाँ पर जान माल की सब हानि हुई है। और हमने हाल ही में ये पढ़ा था, दिसंबर की अगर हम बात करें, कि साइक्लोन जवान इसने भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में काफ़ी इम्पैक्ट दिखाया था। और एक हमने पढ़ा था सुपर टाइफून राय, इसने फिलीपींस को हिट किया था। तो तीनों याद रखेंगे, बत्सीराई मेडागास्कर, साइक्लोन जवान आंध्र प्रदेश उड़ीसा, और सुपर टाइफून राय फिलीपींस। RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 किस बीच मना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। The RBI is observing Financial Literacy Week 2022 between February 14th to 18, 2022। जानेंगे इस बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2016 से ही फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता रहा है, जिसका पर्पस है कि जो युवा हैं, जो देश के और नागरिक हैं, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो अलग अलग थीम इसमें रहते हैं। इस बार 2022 का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, ये 14 से 18 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है, और इसका थीम रहेगा इस बार गो डिजिटल गो सिक्योर। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये, हाँ, यहाँ पर आप ये याद रखें कब से मनाया जा रहा है, 2016 से ये मनाया जा रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो फोकस रहेगा वो इन 3 चीज़ों पर रहेगा। तो कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस, सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर्स।
वेटरन उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। वे किस नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण। देखिए क्या होता है ना, जब आप वन लाइनर पढ़ते हैं ना, इस तरह की न्यूज़, जैसे आपने वन लाइन पढ़ लिया पद्म भूषण, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप कन्फ्यूजन हो जाता है। सब में, सबके लिए नहीं कहूँगा, पर कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ा था। पद्म तो याद है, पर भूषण था, विभूषण था या श्री था। इसलिए मैंने आपके लिए 3-4 ऑप्शंस पढ़े हैं ताकि आपको जो है ये याद रहे कि हाँ और भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, पद्म भूषण। ये जो है भारत रत्न, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, पहली पोजीशन पर है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर्मर बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज, इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1965 में इन्होंने कार्यभार संभाला था जो बजाज ऑटो है ये, और निमोनिया के कारण इनका निधन हो गया है 12 फरवरी को। बाकी आपको जानना चाहिए साल 2006 से 2010 के बीच में राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और साल 2001 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो 3rd हाईएस्ट है ये पद्म भूषण। फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको? भारत रत्न। और सेकंड क्या हुआ? पद्म विभूषण। थर्ड क्या हुआ? पद्म भूषण। और फोर्थ क्या हुआ? पद्मश्री। फाइनेंशियल ईयर 23 बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 283.5 crore rupees have been allotted for Startup India Seed Fund Scheme in the Financial Year 23 बजट। देखिए अगर हम बजट 2022-23 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए 283.5 करोड़ रुपए यानी कि $37.8 मिलियन एलोकेट किए हैं। आपको जानना चाहिए जो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स है FFS, इसे 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस से, यानी कि इस फंड के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स को सेटअप किया था। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, यानी कि स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए जो है रुपया है ये, इसको एडमिनिस्टर करता है। किसके अंतर्गत आता है ये? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सिडबी इस फंड को देखता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच एजेंसी। ऑप्शंस में आपको सेबी, सिडबी, आरबीआई ये सब मिल जाएगा। तो सही आंसर होगा सिडबी। तो 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस से इसको स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। और इस बार फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप को 1000 करोड़ रुपए का जो है एलोकेशन मिला है। बाकी आपको जानना चाहिए जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, इसका भी जो बजट अब 50,000 रुपये और बढ़ा दिया गया है 2022-23 के लिए। आपको जानना चाहिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसको 19 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने कंसेप्ट प्रूफ के लिए फंडिंग दी जा सकती है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए, मार्केट एंट्री के लिए और कमर्शलाइजेशंस के लिए। कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर 21% स्टेक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो 21% स्टेक है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में, इसको एक्वायर करेगा। और जब ये डील पूरी हो जाएगी उसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के 65% स्टेक हो जाएंगे इंडिया फर्स्ट लाइफ में, यूनियन बैंक के 9% और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया के 26% स्टेक रहेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक ने खुदरा वित्त के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है। हीरो इलेक्ट्रिक हैज टाइड अप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर रिटेल फाइनेंस। तो रिटेल फाइनेंस के लिए हीरो इलेक्ट्रिक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है, यानी कि हीरो इलेक्ट्रिक मतलब हीरो की कोई आप इलेक्ट्रिक बाइक या कुछ खरीदना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लो इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा, फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी।
बाकी अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई हाल ही में न्यूज़ में रहा, काफ़ी अच्छी खबरों के लिए न्यूज़ में रहा है। देखते हैं। एक तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल क्लियरेंस कॉरपोरेशन, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि IICC, इसमें 10% स्टेक एक्वायर किए हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने NPCI और SBI के साथ पार्टनरशिप में ई-रूपी को इम्प्लीमेंट और इनेबल किया है। अगर हम बात करें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू 5 लाख रुपए तक के यदि IMPS ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी चार्ज नहीं लेगी। और हाल ही में आपको हमने पढ़ा है कि रेड फोर्ट दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन को डेवलप करने के लिए SBI ने NCF और IGNCA के साथ एक MOU साइन किए हैं। ये सभी हमने जो है अपने MCQ फॉर्मेट में पढ़ा है, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआई ने किस दूरसंचार ऑपरेटर से 150 करोड़ रुपए का दूरसंचार अवसंरचना विस्तार अनुबंध प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो हुआई has packed a rupees 150 crore telecom infrastructure expansion contract from telecom operator भारती एयरटेल। तो देखिए चाइनीज कंपनी है हुआवे, आप सभी जानते हैं। तो 150 करोड़ रुपए का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट इसने भारती एयरटेल से प्राप्त किया है। तो भारती एयरटेल का जो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क है उसी के तहत ये डील साइन की गई है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि भारती एयरटेल और ह्यूजेस, इन दोनों ही कंपनीज ने एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसके तहत ये भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रवीण कुमार सोपती, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में कौन सा किरदार निभाया था? भीम का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का या फिर द्रोणाचार्य का? सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रवीण कुमार सोपती हु पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड भीम कैरेक्टर इन टेलीविजन सीरीज महाभारत। तो देखिए प्रवीण कुमार सोपती ये इंडियन हैमर रहे हैं, डिस्कस थ्रोवर रहे हैं, फिल्म एक्टर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं और BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सोल्जर भी रहे हैं। आपको जानना चाहिए इन्होंने एशियन गेम्स में 4 मेडल्स जीते हैं जिनमें कि 2 गोल्ड मेडल्स हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीते हैं और 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किया है। बतौर एक्टर इन्होंने कई हिंदी फिल्म्स में भी काम किया और BR चोपड़ा की जो टेलीविज़न सीरीज़ रही महाभारत जो कि 1988 में शुरू हुई थी उसमें इन्होंने भीम का कैरेक्टर भी निभाया। आपको जानना चाहिए साल 2013 में दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी से भी लड़े पर हार गए। उसके बाद 2014 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। बात करें यदि इनके स्पोर्ट्स कैरियर की तो 1966 और 1970 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते डिस्कस थ्रो में और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 1966 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जो कि किंगस्टन में हुए और 1974 के एशियन गेम्स जो कि तेहरान में हुई, यहाँ भी सिल्वर मेडल जीता। साथ ही इन्होंने 1968 समर ओलंपिक्स और 1972 समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो दिनेश प्रसाद सकलानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT के नए जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हैं और ऋषिकेश सेनापति इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। बाकी आपको NCERT के बारे में जानना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एक्टर अक्षय कुमार हैज बीन अनाउंस्ड एज उत्तराखंड्स ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार और हम जानते हैं साल 2021 में क्रिकेटर ऋषभ पंत जो कि रुड़की से आते हैं, यहीं को बिलोंग करते हैं, इनको भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। निम्बस हेल्थ का अधिग्रहण करने के लिए किस फार्मा कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फार्मा जायंट डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर निम्बस हेल्थ। तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ही जर्मनी बेस्ड निम्बस हेल्थ को एक्वायर करेगी। इसी के साथ निम्बस जो है ये डॉक्टर रेड्डीज की हॉली ऑन्ड सब्सिडरी के रूप में ऑपरेट करेगी।
आपको जानना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसके CEO एरेस इजरायली है। फाउंडर्स है कलाम अंजी रेड्डी। हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तरुण कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी हैं तरुण कुमार, इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व रेडियो दिवस 2022 जो कि 13 फरवरी को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो रेडियो एंड ट्रस्ट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड रेडियो डे 2022। तो हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने डिसाइड किया था कि हम वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाएंगे। साल 2022 में इसका थीम रहेगा रेडियो एंड ट्रस्ट। बाकी 3 सब थीम्स भी हैं यहाँ पर, ट्रस्ट इन रेडियो जर्नलिज्म, ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी और ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशंस। 3 सब थीम्स हैं इसके। आगे बढ़ेंगे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन February 11। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साल 2022 में इसका थीम रहेगा इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो नेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 13। तो देखिए, सरोजिनी नायडू के बर्थडे को हम नेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं हर साल 13 फरवरी को। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और इनके निकनेम भी है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। ठीक है, अपनी पोएम्स की वजह से इस नाम से इनको जाना जाता है। कई सारे इनके वर्क हैं, हम देख सकते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसके द्वारा लिखी गई है? द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, पूरी है ये। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। द ब्रोकन विंग्स कई बार पूछा जाता है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग। और द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, किताबिस्तान, द इंडियन वेवर्स। यहाँ से आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड प्रोविंस की ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर रही। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है उसी को पहले बोला जाता है यूनाइटेड प्रोविंसेस। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल कांग्रेस INC की ये 1925 में प्रेसिडेंट भी बनी। और महात्मा गांधी द्वारा जो 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 21 मंथ्स के लिए इनको इम्प्रिजनमेंट मिला था। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना चाहिए, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करार दिया था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का अम्बेसडर इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया था। ये वाला जो फैक्ट है, यदि आप स्टेट PCS या SSC के एग्ज़ाम, इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्टेट का कोई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। स्टेट PCS पर तो कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया, उत्तर प्रदेश PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडियाज रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इज 46th। तो देखिए, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने। और आपको जानना चाहिए ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये 60 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है और 5 कैटेगरीज हैं इसमें: इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरिज्म, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। आपको जानना चाहिए आउट ऑफ 167 डेमोक्रेटिक कंट्रीज केवल 21 को ही यहाँ पर फुली डेमोक्रेटिक बताया गया है। तो 167 में से केवल 21 कंट्रीज़ को ही फुली डेमोक्रेटिक कंट्री बताया गया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे पहली पोजीशन पर है, इसका स्कोर है 9.75। न्यूजीलैंड दूसरी पोजीशन पर है, फिर है फिनलैंड, फिर है स्वीडन और फिर है आइसलैंड। यदि हम बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यह है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, जिसका स्कोर 0.32 है।
और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत की रैंक यहाँ पर 46 है। और फ्लॉड डेमोक्रेसी यहाँ पर बताई गई है, यानी कि कुछ दोष हैं यहाँ की डेमोक्रेसी में। फ्लॉड मतलब दोष होना होता है, और इसका स्कोर है 6.91। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस एजेंसी के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद UNDP launched the Community Innovator Fellowship CIF। तो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की गई अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने UNDP इंडिया के साथ मिलकर किया है। किस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर। तो इसमें क्या है, जो भी कम्युनिटी इश्यूज़ हैं तो उनके सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराना, जो प्रोवाइड कराएगा उसको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना है किसके लिए? फॉर सॉल्विंग कम्युनिटी इश्यूज़ के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, US में, और हेड है इसके असीम स्टेनर। भारत और किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन। तो देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टूरिज्म कोऑपरेशन पर एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबरा है, और करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान या फिर फ्रांस। सही आंसर ऑप्शन डी है। द वन ओशन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस। तो देखिए, वन ओशन समिट 9 से 11 फरवरी के बीच में फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। और कई देशों की जो हेड हैं उन्होंने यहाँ पर एड्रेस भी किया है, संबोधित किया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट को एड्रेस किया है। तो इस समिट का मतलब यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मैरीन इश्यूज़ हैं, जो जल संबंधी इश्यूज़ हैं, तो उन पर अपने विचार व्यक्त किए जाएं, जो भी उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके समस्या निवारण की कोशिश की जाए। आपको जानना चाहिए जो हमारा प्लेनेट है उसमें 70% से भी अधिक ओशन कवर करता है, और फिर भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या फिर मेजर यूरोपियन इवेंट्स हैं, इनमें वाटर एक मेजर इशू नहीं रहता। वाटर से जो समस्या है वो मेजर इशू नहीं रहता, तो उसी को यहाँ पर एड्रेस किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ओशंस डे ये 8 जून को मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो बेंचमार्क रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा है 4% पर, और एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस इन्होंने रखा है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, रेपो रेट और एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, ठीक है। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये लगातार 10वीं बार है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जिसको हेड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्टेटस को यहाँ पर बनाए रखा है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? ज्यों का त्यों। शब्द याद रखिएगा, कई बार यूज होता है स्टेटस को, इसका मतलब तो है ज्यों का त्यों। तो लगातार 10वीं बार लगातार ऐसा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने जो अपना स्टांस है उसको स्टेटस को रखा है, यानी कि उसको ज्यों का त्यों बनाए रखा है। जो पहले रेट चल रहे थे उन्हीं को बना के रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। बाकी आपको जानना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको हेड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जो कि हाल ही में शक्तिकांत दास। बाकी आपको जानना चाहिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट ये भी अनचेंज रहे 4.25% पर, और रिवर्स रेपो रेट ये भी अनचेंज रहा 3.35% पर। अगर हम बात करें रियल GDP ग्रोथ की तो ये 2022-23 के लिए 7.8% RBI ने प्रोजेक्ट की है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर के लिए 17.2% है, क्वार्टर 2 के लिए 7% है, क्वार्टर 3 के लिए 4.3% है, और क्वार्टर 4 के लिए 4.5% है। अगर हम CPI इन्फ्लेशन की बात करें 2022-23 के लिए तो ये भी 4.5% RBI ने प्रेडिक्ट की है।
बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें यानी कि फाइनेंशियल 22 की बात करें, तो इसमें जो ग्रोथ बताई है आरबीआई ने 9.2% बताई है और इन्फ्लेशन बताई है 5.3%। यहाँ से आप इन चीज़ को देख सकते हैं। इस तरह के कार्ड्स मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए हैं, तो इससे क्या होता है ना, आप उनको सेव कर लेते हैं, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप उनको तुरंत देख सकते हैं। तो इस तरह की इमेजेस मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। आप करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके आप इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नाबार्ड लॉन्च्ड एन एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम जीवा, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवा। तो ये जो जीवा प्रोग्राम है ये पायलट बेसिस पर, यानी कि जब किसी चीज़ को शुरुआती छोटे स्तर पर लॉन्च किया जाता है, ये देखने के लिए क्या वो वर्क कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसमें फिर समाधान किया जाता है, फिर सुधार किए जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ओवरऑल पूरे लेवल पर पैन इंडिया में उसको लॉन्च किया जाता है। तो पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को छोटे एक्सपेरिमेंट रूप पर छोटी स्तर पर लॉन्च करते हैं। तो अभी केवल ये जो है 25 प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है अक्रॉस 11 स्टेट्स। ठीक है, जीवा प्रोग्राम। बाकी आपको जानना चाहिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और चेयरमैन है गोविंद राजलू चिंतला। किस शिपयार्ड ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट का ICGS सक्षम नाम का 5वां और अंतिम पोत डिलीवर किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गोवा शिपयार्ड डिलीवर्ड द 5th and final vessel named ICGS सक्षम of the 5 Coast Guard offshore petrol vehicle project। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, एक प्रोजेक्ट है कोस्ट गार्ड का जिसके तहत 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल डिलीवर किए जाने हैं। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो अब गोवा शिपयार्ड ने 4 तो कर दिए हैं पेट्रोल व्हीकल, ठीक है, और अब जो 5th और फाइनल है उसको भी डिलीवर कर दिया। इसका नाम है ICGS सक्षम। ब्रिटिश काउंसिल और किस राज्य सरकार ने अनुसंधान नवाचार के लिए अपनी साझेदारी का नवीनीकरण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ब्रिटिश काउंसिल एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिन्यूड देयर पार्टनरशिप फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो देखिए, ब्रिटिश काउंसिल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कल्चर एक्सचेंज, इसने और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ब्रिटिश काउंसिल जो तेलंगाना की यूथ है उनको इंग्लिश और आर्ट्स से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, स्किल्स प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है, कैपिटल हैदराबाद है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो राजीव भाटिया इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहने वाला है। सो जी महालिंगम विल चेयर द एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, सेबी जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ये भी आपको जानना चाहिए, पूछ लिया जाता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? ये है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने जो अपना एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इस तरह की कमेटी जो है इनकी, सेबी ने कमेटी बनाई थी, तो इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया है, यानी कि जो जो इसमें मेंबर हैं तो पुनः उसने कुछ नए मेंबर रखे हैं, तो ये मतलब होता है रिस्ट्रक्चर का। तो 8 मेंबर कमेटी है और इसको चेयर करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे जी महालिंगम। इससे पहले इस कमेटी को अध्यक्षता कर रहे थे अब्राहम कोसी। बाकी इस कमेटी में विजय कुमार वेंकटरमन है, मरीन अग्रवाल है और ए बालासुब्रमण्यम है, MG परमेश्वरन है। बाकी 3 यहाँ पर सेबी ऑफिशियल्स हैं, एक है GP गर्ग, एक है N हरिहरन और तीसरे हैं जयंत जैश।
उन खगोलविद का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व किया और हाल ही में उनका निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एस्ट्रोनॉमर आर राजमोहन who led the first asteroid discoveries in independent India passed away recently। तो देखिए प्रोफेसर आर राजमोहन जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉमर थे, कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने काम किया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये अपने काल के प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते थे जो कि जनवरी 1987 1987 को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सभी को सर्वे करना। मानव नेक्स्ट है हमारे पास मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की पहचान करने वाले ल्यूक मॉन्टेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ल्यूक मॉन्टेग्नियर हु आइडेंटिफाइड द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पास्ट अवे रिसेंटली। ही हेल्स फ्रॉम फ्रांस। तो देखिए फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे ल्यूक मॉन्टेग्नियर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV इसको आइडेंटिफाई किया था जो कि एड्स का इन्फेक्शन है, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने इसका जो आइडेंटिफिकेशन किया था HIV का, ये इन्होंने पास्टियर इंस्टीट्यूट में कार्य करते हुए किया था 1980s में, और इसके लिए इन्हें जॉइंटली 2008 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नितिन गडकरी ने मुंगेर बिहार में नेशनल हाईवे 333B पर किस नदी के ऊपर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर अप्रोक्स प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे 333B इन मुंगेर बिहार। देखिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एक रेल कम रोड ब्रिज इसको इनोग्रेट किया है। 14.5 किलोमीटर है ये गंगा रिवर के ऊपर, और कहाँ पर? नेशनल हाईवे 333B, कहाँ पर? मुंगेर बिहार में। 696 करोड़ रुपए इसकी लागत से। मतलब ये रेल का काम भी करेगा और रोड का काम भी करेगा। ये इस तरह का ये ब्रिज है। बाकी आपको जानना चाहिए इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के साथ ही मुंगेर से खगड़िया के बीच में जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर से भी कम की रह गई है, और मुंगेर से बेगूसराय के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम की रह गई है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपके जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार का कोई एग्जाम देने वाले हैं, वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 12। तो 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। और आपको जानना चाहिए जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये 12 से 18 फरवरी के बीच में प्रोडक्टिविटी वीक मना रही है, और इसका थीम रहेगा सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। बाकी आपको जानना चाहिए जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। ये डी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, मतलब टाइपो हो गया, यहाँ पर गलती से बी लिखा गया है। डी है इसका सही आंसर। मैं इसको PDF में सही कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट IIT बॉम्बे। ऑप्शन डी। देखिए आपको जानना चाहिए कि 2 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इस तरह के 2 सेंटर भारत में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ पर किए जा रहे हैं, देखते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है IIT बॉम्बे में। और दूसरा है नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। और इन दोनों को ही सेटअप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वाड कंप्राइजेज ऑफ विच 4 कंट्रीज? हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स?
In terms of communication, what is the full form of M2M? Name the Telugu short film that won rupees 2 lakh prize at NHRC Short Film Award competition. और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।